Here we start the third chapter of 8th class science, health the ultimate treasure। यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है। इस इमेज में हेल्थ अवेयरनेस एक बुलेटिन बोर्ड दिखाया गया है, जिसका पर्पज है लोगों को हेल्थी लाइफ स्टाइल और डिसीज प्रिवेंशन के बारे में जागरूक बनाना। जो चैप्टर का टाइटल है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसका मतलब है कि अच्छी हेल्थ हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती संपत्ति है। बोर्ड पर कई पिंड नोट्स लगे हुए हैं जो हेल्थ से जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और सजेशंस के बारे में बताते हैं, जैसे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। ओबेसिटी बहुत से लोगों को अफेक्ट कर रही है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापे से। एयर पॉल्यूशन एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर कई डिसीज को प्रिवेंट करता है। योगा बॉडी और माइंड दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ऑयल और शुगर की मात्रा कम करने से हेल्थ इम्प्रूव होती है। रेगुलर हैंड वॉशिंग डिसीज के सेपरेट को कम करता है और फास्ट फूड ओबेसिटी का एक मेजर कॉज है। पूरी इमेज ये मैसेज देती है कि अच्छी हेल्थ के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, क्लीन वाटर और हाइजीन मेंटेन करना और पॉल्यूशन को कम करना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, डिसीज से बचने के लिए हेल्थी हैबिट्स अपनाना, ये जो आदतें हैं ये हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। अब जो टॉपिक आता है हेल्थ, क्या हेल्दी होना सिर्फ बीमार ना होने का नाम है? नोटिस बोर्ड पर दिए गए न्यूज़ रिपोर्ट्स हमें हमारे देश के लोगों की हेल्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हेल्दी होना सिर्फ डिसीज ना होने तक सीमित नहीं है। इसमें फिजिकल फिट रहना, मेंटली पॉजिटिव रहना और सोशल रिलेशनशिप को अच्छा बनाना ये शामिल होते हैं। एक हेल्दी पर्सन अपने बॉडी का ध्यान रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करता है और दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखता है। इसलिए हेल्थ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक ग्रेड 8 का स्टूडेंट एक नए सिटी के नए स्कूल में शिफ्ट हुआ। नए शहर के एक नए स्कूल में गया। नए एनवायरनमेंट में उसके कोई फ्रेंड नहीं था और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी बिजी रहते थे, इसलिए वो अकेला फील करने लगा। अपनी लोनलीनेस यानी अकेलेपन को कम करने के लिए उसने मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई। धीरे धीरे उसने नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसने धीरे धीरे नए फ्रेंड्स बनाने भी छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करना भी छोड़ दिया। उसे हेडेक होने लगा, सिर दर्द होने लगा, उसका वेट कम हो गया और उसे अच्छी स्लीप भी नहीं आती थी, नींद भी नहीं आती थी। डॉक्टर ने उसे स्क्रीन टाइम कम करने और काउंसलर से मिलने की सलाह दी। स्कूल काउंसलर ने उसकी मदद की, जिससे वो नए फ्रेंड्स बना सका और उसकी हेल्थ में सुधार आया। लड़के की हेल्थ प्रॉब्लम का मेन रीज़न क्या था? उसकी हैबिट्स और सराउंडिंग्स ने उसकी वेल बीइंग को कैसे इफ़ेक्ट किया था। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है और सिर्फ डिसीज ना होना ही हेल्थ नहीं कहलाता। एक हेल्दी पर्सन डेली टास्क को, रोजाना के काम को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन का अच्छी तरीके से सामना कर सकता है। ऐसा पर्सन फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स के साथ भी अच्छी तरह एडजस्ट कर पाता है। हमारी साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में कि आयुर्वेदा के अनुसार सच्ची हेल्थ बॉडी, माइंड और सराउंडिंग के बीच बैलेंस बनाए रखने से मिलती है। डेली रूटीन और सीजनल रूटीन का पालन करने से ये बैलेंस बना रहता है। अपनी प्रकृति ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्रेश और न्यूट्रिटियस पोषण युक्त फूड खाना बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। यहाँ पर एक लोगो दिखाया गया है नेशनल आयुष मिशन का। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनिनेस, प्रॉपर स्लीप
यानी अच्छी नींद लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, साफ सफाई रखना और पीसफुल माइंड रखना ओवरऑल वेल बीइंग्स को सपोर्ट करते हैं। योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस भी अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में मदद करते हैं। हम हेल्थी कैसे रह सकते हैं? हेल्थी रहने के लिए हमें न्यूट्रिटियस फूड खाना चाहिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ईट बैलेंस्ड डाइट, ईट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिटियस फूड इन राइट अमाउंट, जिसमें अच्छे पोषक तत्व हो ऐसा फूड खाना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, यानी नींद लेनी चाहिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना चाहिए। इस पिक्चर के माध्यम से भी हम ये समझ सकते हैं, ईट बैलेंस्ड डाइट, अच्छा भोजन करें, स्टे फिजिकली एक्टिव रहें, एटलीस्ट 60 मिनट्स एवरी डे एक्टिव रहना चाहिए, हेल्थ मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। से नो टू स्मोकिंग और एल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। मैनेज स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? टेक टाइम टू रिलैक्स, प्रैक्टिस हॉबीज और मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग। गेट इनफ स्लीप फॉर 7 to 8 hours एवरी नाइट फॉर बेटर हेल्थ एंड वेल बींग्स। तो यहाँ पर हमने कुछ तरीके, कुछ प्रैक्टिस देखी कि जो हमें हेल्थी रखने में हमारी हेल्प करती हैं। हेल्थी और बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रोज़ थोड़ा समय रिलैक्सेशन या मेडिटेशन के लिए निकालना। सोचो कि इनमें से कितनी हैबिट्स तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा हैं और कौन सी हैबिट्स तुम फ्यूचर में एडॉप्ट करना चाहोगे। अनहेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी रहती हैं? अब उन हैबिट्स के बारे में सोचो जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हों, जैसे मोबाइल फ़ोन या डिजिटल स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, रोज़ फास्ट फूड और जंक फूड खाना, बहुत लेट सोना या सफिशिएंट स्लीप नहीं लेना, मील स्किप करना, भोजन समय पर नहीं करना, मुख्य तौर पर ब्रेकफास्ट। हेल्दी हैबिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? बॉडी और माइंड्स दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी हैबिट्स फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल वेलबींग को भी सपोर्ट करती है। इस एक्टिविटी ऑफ डिस्कशन के बाद तुमने ये समझा होगा कि हेल्थ की कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। इनमें लाइफस्टाइल कि हम कैसे रहते हैं और एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे कर सकते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स से भरपूर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। प्रोसेस्ड फैटी और शुगर फूड और ड्रिंक से बचना चाहिए। आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग या रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। नेचर के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। सफिशिएंट स्लीप लेनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और माइंड को रेस्ट और रिकवरी मिलनी चाहिए। रेगुलर योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम करना चाहिए। टबैको, अल्कोहल और एडिक्टिव ड्रग्स जैसे हार्मफुल सब्सटेंस को हमेशा नो कहना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अब एलिमेंट को क्लीन रखना चाहिए। इसमें हम एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर दो फिगर दिखाए हुए हैं, 3.3A और 3.3B। तुम किस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे? हम में से अधिकतर लोग फिगर 3.3A वाले प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे क्योंकि ये क्लीन, वेल मेंटेन्ड और सुंदर दिखता है। दूसरी तरफ जो दूसरा फिगर है उसका जो प्लेग्राउंड है वो पॉल्यूटेड है, डर्टी है और अनहाइजेनिक, यानी उसमें गंदगी है और वहाँ फ्लाइज और मॉस्किटो भी बहुत हैं। ऐसे एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। गुड हैबिट्स अपनाने और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के साथ साथ हमें खुद को, अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना चाहिए। क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह पर सांस लेने में दिक्कत महसूस की है जहां बहुत ज़्यादा स्मोक या डस्ट हो, धुआं हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लीन एयर और क्लीन वाटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिटीज़ में व्हीकल्स और फैक्ट्री से होने वाला पॉल्यूशन कफिंग, खांसी और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI भी कहते हैं, यह हमें बताता है कि हवा कितनी क्लीन और कितनी पॉल्यूटेड है। क्लीन एनवायरनमेंट हमें हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखता है। हेल्थ सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं होती, हमारी फीलिंग्स और रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि हम हेल्दी फूड खाएं
और क्लीन प्लेस पर रहें, फिर भी अगर हम लोनली या अपसेट हैं तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना और बातें करना, हंसना और एंजॉय करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें कैसे पता चलता है कि हम अनवेल हैं, हम ठीक नहीं हैं? हमारी बॉडी नॉर्मली एक सर्टेन वे में काम करती है जो हमें हेल्दी रखती है। जब हम अनवेल फील करते हैं, यानी जब हम बीमार महसूस करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ठीक तरह से काम नहीं हो रहा। हमें पेन, टायर्डनेस, दर्द या थकान, डिजीनेस, आलस जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। साथ ही फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर या फिर स्वेलिंग जैसे संकेत भी दिख सकते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स जो हम फील करते हैं, जैसे पेन या टायर्डनेस। साइन क्या होता है? जो देखा या मेजर किया जा सकता है, जैसे फीवर के समय में बॉडी टेम्परेचर को हम माप सकते हैं, वो होता है साइन। डॉक्टर ने साइन और सिम्टम्स की हेल्प से डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। डिसीज, इनके क्या कॉज हैं और क्या टाइप्स हैं? डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जो बॉडी या माइंड के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करती है। यह तब होती है जब एक या ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। कुछ डिसीज, कुछ बीमारी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वर्म और प्रोटोजोआ जैसे जर्म्स की वजह से होती है। इन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहा जाता है। कुछ डिसीज पूरी न्यूट्रिशन या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती हैं। कुछ बीमारी शॉर्ट टाइम तक रहती हैं, जबकि कुछ डिसीज लॉन्ग टाइम तक चलती रहती हैं और रेगुलर ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत होती है। डिसीज को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा जैसी डिसीज पैथोजन की वजह से नहीं होती और ये एक आदमी से दूसरे आदमी में भी नहीं फैलती हैं। ये डिसीज़ ज़्यादातर लाइफस्टाइल, उसकी डाइट और एनवायरनमेंट से जुड़ी होती हैं, तो ये डिसीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं। एक रहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। पैथोजेंस की वजह से होने वाले डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है। यानी ये डिसीज़ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वर्म्स और प्रोटोजोआ जैसे जर्म्स की वजह से होती हैं। ये पैथोजेंस रहते हैं और इन पैथोजेंस की वजह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेपरेट हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, चिकनपॉक्स, कोविड-19। रिसेंट ईयर्स में इंडिया में डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और कैंसर जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका रीज़न प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा कंजप्शन, जो फूड प्रोसेस्ड हैं ऑलरेडी उनका ज़्यादा यूज करना, कम फिजिकल एक्टिविटी करना और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। आज इंडिया में अधिकतर डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से होती हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे कॉज और कैसे फैलती हैं। सभी कम्युनिकेबल डिसीज़ पैथोजेंस की वजह से होती हैं। ये पैथोजेंस बॉडी में कई तरीके से एंटर कर सकते हैं। हम जिस एयर को ब्रीथ करते हैं उसके द्वारा, या फिर कॉन्टिमिनेटेड फूड के द्वारा, या कॉन्टिमिनेटेड वाटर के द्वारा। यहाँ पर कॉन्टिमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, जिसमें पैथोजेंस मिले हुए होते हैं। दूसरे एक्सपोजर रूट्स के थ्रू या डिसीज सेपरेट होने के कॉमन क्या तरीके हैं? जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है, कोई खांसता है या छींकता है, तो उसके पैथोजेंस दूसरे आदमी तक पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे हाथ मिलाने से, इन्फेक्टेड पर्सन की पर्सनल आइटम शेयर करने से भी हो जाता है, और कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा भी ये बीमारी फैल सकती हैं। या फिर मॉस्किटो और हाउस फ्लाई जैसे इंसेक्ट के थ्रू, जिन्हें वेक्टर कहा जाता है, वो भी मॉस्किटो और हाउस फ्लाई इन पैथोजेंस को इन्फेक्टेड एरिया से एक हेल्थी पर्सन में ले जाने का काम करते हैं। डिसीज के सेपरेट होने के तरीके समझकर हम खुद को और दूसरों को बीमारियों से उनको बचा सकते हैं। पिक्चर में दो पर्सन हैं, इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन। यदि ये इन्फेक्टेड पर्सन हाथ मिलाता है इसके द्वारा भी, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यदि वो किसी चीज़ को छूता है और पैथोजेंस को छोड़ देता है और उसी को हेल्दी पर्सन छू लेता है, तो उस तरीके से भी पैथोजन उसमें जा सकते हैं। या फिर फूड के द्वारा या वाटर के द्वारा भी जा सकते हैं, या फिर वेक्टर यानी मॉस्किटो और इंसेक्ट के द्वारा भी जा सकते हैं। कई बार रेबिड एनिमल्स के द्वारा भी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
यहाँ पर रेबिड का मतलब है पागल से, जैसे कि कई बार रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड जो डॉग्स रहते हैं वो पागल जैसी स्थिति हो जाती है और वो एक पैथोजेंस को, वायरस को हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकता है उसको काट करके। इस टेबल के द्वारा हर डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन से सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ डिसीज़ दिखाई गई हैं। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज़, एक है कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा भी जिसे हम कहते हैं, जो वायरस से होती है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इफ़ेक्ट होता है और इसमें नाजल कंजेशन हो जाता है, यानी नाक बंद हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है कभी, और इसमें सोर थ्रोट हो जाता है, गले में जो है सूजन जैसी स्थिति, फीवर, कफ और बॉडी एक यानी बदन दर्द, शरीर में दर्द होने लगता है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, लगातार हाथ धोने से, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, कवरिंग माउथ एंड नोज, यूजिंग ए मास्क। दूसरा है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होती है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और इसमें स्किन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। हल्का बुखार रहता है, इसमें खुजली रहती है, इचिंग रहती है, स्किन और रैश, धब्बे, रेड कलर के जो दाग दिखाई देते हैं और ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। ब्लिस्टर्स यहाँ पे छालों के लिए यूज किया गया है। इसको कैसे रोक सकते हैं? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट को आइसोलेशन में रखना, कवरिंग माउथ एंड नोज और माउथ को कवर करके रखना, और टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के द्वारा इसको रोका जा सकता है। अगली जो डिसीज़ है मीजल्स, ये भी वायरस से होती है। इसमें स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड होते हैं। फीवर इसका लक्षण है और सोर थ्रोट इसका लक्षण है। रेडिश रैशेस, लाल कलर के स्किन पर धब्बे, ऑन द नेक, गर्दन पर, और ईयर्स एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन। इसको कैसे रोका जा सकता है? आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को आइसोलेशन में रखना, कवरिंग माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। एक है ट्यूबरकुलोसिस, इसका ये होती है बैक्टीरिया से। इसमें लंग्स इफेक्टेड होते हैं, फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है इस बीमारी में, और कफ, फीवर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, भूख नहीं लगती, नाइट स्वेट्स, पसीना निकलता है। और इसमें हम अवॉइड करना चाहिए क्लोज कांटेक्ट को, जो टीबी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे। माउथ और नोज को कवर करके रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। अब है कुछ डिसीज सेपरेट थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, जो प्रदूषित वाटर एंड फूड के द्वारा फैलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से फैलती है ये बीमारी, और इसमें लिवर जो है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो इफ़ेक्ट होता है। इसमें थकान, फैटिग, फीवर, बुखार भी रहता है, भूख नहीं लगती है, उबकी आती हैं, नोसिया, वोमिटिंग, उल्टी आती है, जॉन्डिस, पीलिया जैसी वो हो जाती है स्थिति, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन, और पेट दर्द इसमें होता है। इसको ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन, गर्म पानी से, उबले हुए पानी से और या फिर वैक्सीनेशन से इसे रोका जा सकता है। एक रहता है कोलेरा एक विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया उससे होता है। इसमें इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है, आंत जो है वो इसमें प्रभावित होती हैं इस बीमारी से। डायरिया लग जाता है और डिहाइड्रेशन, दस्त जैसी और पानी की कमी, डिहाइड्रेशन शरीर में हो जाती है। इसे कैसे रोक सकते हैं? पर्सनल हाइजीन के द्वारा, साफ़ सफाई, गुड सैनिटरी हैबिट्स और प्रॉपरली कुक्ड फूड और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, यानी उबाल कर पानी पीने, टीकाकरण और अच्छा खाना खाने से ये ठीक हो सकती है, रोकी जा सकती है। टाइफॉइड ये होता है बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है उससे होती है ये, और इसमें इंटेस्टाइन इफेक्ट हो जाती है। इसमें सर दर्द, हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में जो है आराम नहीं रहता, फीवर रहता है और डायरिया रहता है। इसको पर्सनल हाइजीन के द्वारा और सैनिटरी हैबिट्स के द्वारा और प्रॉपरली कुक्ड फूड के द्वारा और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन से इसको कम किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ डिसीज ऐसी हैं जो इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट की जाती हैं, जैसे मलेरिया है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है और इसमें स्किन और ब्लड पर इसका असर देखने को मिलता है। इसमें हाई फीवर रहता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग और पीरियोडिक चिल्स इसमें रहती हैं। यहाँ पर प्रोफ्यूज का मतलब है बहुत ज़्यादा पसीना आने से। इस प्रिवेंटिव मेजर्स में इसमें यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मच्छर का जाल होता है उसको, या रिपेलेंट जो मच्छर को भगाते हैं, वियरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ्स,
फुल बाजू की जो है कपड़े पहनने चाहिए। कंट्रोल ऑफ मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, आसपास घर के मच्छर जो है वो नहीं पनपने चाहिए। अब एक है डेंगू फीवर, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें हड्डियों में अंदर ब्रेक बोन जैसी स्थिति आ जाती है। यह वायरस से होती है। इसमें स्किन और ब्लड पर फर्क देखने को मिलता है। इसमें बुखार, सर दर्द और मसल्स और जॉइंट्स में दर्द और नोसिया जैसी हुक्की जैसी स्थिति हो जाती है। इसमें मॉस्क्यूटो नेट्स, रिपेलेंट्स और लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स और मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करके घर के चारों ओर और एम्प्टिंग पॉट्स विद स्टिल वाटर, घर के आसपास जो ऐसे कहीं बर्तन हो या कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सके, उसको पानी को वहाँ से हटा करके भी इनको रोका जा सकता है। इन्फेक्टियस डिसीज से बचने के लिए इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? खुद को और सराउंडिंग को साफ रखो, डेली पर्सनल हाइजीन को फॉलो करो, सॉप और वाटर से रेगुलरली हाथ धोते रहो, कफ या स्नीज करते समय मुंह पर या नाक पर उसको ढक लो, क्राउडेड प्लेस में मास्क पहनो, टॉवल्स, तौलिए और रुमाल्स जैसे पर्सनल आइटम शेयर ना करें, होम फूड और वाटर को क्लीन रखो, बीमार होने पर घर पर रेस्ट करो ताकि बॉडी रिकवर कर सके और डिसीज दूसरों तक ना पहुँचे। अब एक आता है पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन। ये क्या होता है? कुछ इन्फेक्टियस डिसीज वर्म की वजह से होती हैं जो बॉडी के अंदर स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। ये वर्म बॉडी के न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करते हैं और ये पैरासाइट कहलाते हैं। इनको कहते हैं पैरासाइट, शरीर के अंदर जो रहते हैं। ये आमतौर पर स्प्रेड होते हैं, या तो ये कॉन्टेमिनेटेड फूड से फैलेंगे या वाटर से या फिर सॉइल से, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल से। इन्फेक्टेड पीपल या एनिमल के कांटेक्ट से भी ये फैलते हैं। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कैसे होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइफस्टाइल, डाइट या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। ये इंडिया में मृत्यु का सबसे कॉमन कारण बन चुका है। क्लास 6 में तुमने कुछ डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे स्कर्वी, एनीमिया और गाइटर। ये बीमारी डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाने की वजह से होती है। इन्हें डेफिशिएंसी डिसीज इसीलिए कहा जाता है। ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं। कैंसर, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी डिसीज अक्सर लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, अक्सर 3 महीने से ज़्यादा। इन्हें क्रोनिक डिसीज कहा जाता है। डायबिटीज़ एक बढ़ती हुई हेल्थ प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों में कॉमन होती जा रही है। इंडिया दुनिया के उन देशों में से एक है जहां डायबिटीज़ से इफ़ेक्टेड लोगों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। डायबिटीज़ के कॉमन कारण जो हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, ओवरवेट या फिर मोटापा, ओबेसिटी होना। अन्य हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स भी इसमें हैं। इन कॉज को समझकर हम डिसीज को रोक सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करते हैं। अपने पड़ोस में 3 सबसे कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज का पता लगाओ। इन्फॉर्मेशन के लिए बात करो डॉक्टर से, नर्स से या हेल्थ वर्कर से या किसी नॉलेजेबल फैमिली मेम्बर से। ये जानने की कोशिश करो कि कौन से लाइफस्टाइल चेंज की बीमारी को प्रिवेंट या मैनेज करने में मदद करते हैं। ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट्स, बुक्स या टीचर्स या डॉक्टर की हेल्प भी आप इसमें ले सकते हो। यहाँ पर हम 3.2 को कंप्लीट एक टेबल है उसको कंप्लीट करते हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज के बारे में सीखते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में जैसे ओबेसिटी, जैसे पहले भी बताया है, इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी फैट होता है और वेट गेन, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिजिकल फिटनेस में कमी आती है। इसमें बैलेंस डाइट को लेकर और रेगुलर एक्सरसाइज करके हम इसको रोक सकते हैं। डायबिटीज़ में लगातार पेशाब आना, यूरिनेशन होना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस होना, थकान रहना, टायर्डनेस और वाउंड्स का धीरे धीरे भरना, हील होना। इस बीमारी को हम बैलेंस डाइट के द्वारा या रेगुलर एक्सरसाइज करके या फिर एक्सेस शुगर इंटेक से बचकर यानी ज़्यादा शुगर ना ले करके इसे हम रोक सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इसमें सर दर्द, डिजीनेस
फैटिग और कभी कभी विजिबल भी सिम्टम्स नहीं होता, कोई विजिबल सिम्टम्स इसमें नहीं होता। साल्ट इनटेक कम कर देना चाहिए, नमक कम कर देना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए इसमें, और हेल्थी बॉडी वेट मेंटेन करके इसको हम लाइफस्टाइल में चेंज करके इस पर हम रोक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम कमल रानादेव, एक साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कमल रानादेव एक पायनियर बायोमेडिकल रिसर्चर थी। उन्होंने हार्मोन्स, कुछ वायरस और कैंसर के बीच के संबंध के बारे में स्टडी किया था, जिसने कैंसर के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ये यहाँ पर उनकी पिक्चर जो है दिखाई गई है। उनकी रिसर्च ने ये भी दिखाया कि टबैको का यूज, अनहेल्दी डाइट और पॉल्यूशन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। उनके काम ने हेल्दी लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस को जोर दिया था। अब डिसीज को प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करें? तुमने शायद ये कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरह की डिसीज से बचना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी जिसमें हम उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। उड़ीसा के एक भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन चला गया, जिसमें लोगों को टॉयलेट बनाने और उनके यूज करने के लिए उनको उत्साहित एनकरेज किया गया। इसके रिजल्ट में ओपन डेफिकेशन में काफ़ी कमी आई, खुले में शौच में काफ़ी कमी आई और बच्चों की हेल्थ में सुधार हुआ। डायरिया और इन्फेक्शंस के केस भी कम हो गए। इस केस स्टडी से आप क्या समझते हो? ये एग्जाम्पल दिखाता है कि प्रॉपर सैनिटेशन जैसे सिंपल स्टेप्स कम्युनिकेबल डिसीज के फैलने के लिए बहुत हद तक उनको कम कर सकते हैं। अपने एरिया में चलाए गए ऐसे कम्युनिटी कैंपेन के बारे में आप भी पता लगाओ, अपनी फाइंडिंग्स क्लास में शेयर करो और क्लासमेट के साथ उनके इम्पैक्ट पर भी डिस्कशन करो। बॉडी की डिसीज से लड़ने की क्षमता क्या रहती है, यानी कैपेसिटी, जो बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है शरीर की। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग एक जैसे एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी दूसरों की तुलना में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। बॉडी की डिसीज से लड़ने की नेचुरल एबिलिटी को इम्यूनिटी कहा जाता है। हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमें डिसीज और इन्फेक्शन से बचाता है। बचपन में तुमने कुछ ड्रॉप्स या इंजेक्शन लिए होंगे जो तुम्हें इन बीमारियों से बचाते हैं, जैसे पोलियो के, मीजल्स के, टिटेनस के और हेपेटाइटिस के, जो सरकारी अस्पतालों में भी इसकी निगरानी की जाती है कि किस बच्चे ने लिया है, नहीं लिया है। इन्हें वैक्सीन कहा जाता है। वैक्सीन वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली सीरियस इन्फेक्शन को रोकती हैं। अब वैक्सीन कैसे काम करती हैं? वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को हार्मफुल जर्म्स को पहचानती हैं और उनसे लड़ने की ट्रेनिंग देती हैं। इस प्रोटेक्शन को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी पैथोजन या वैक्सीन के कांटेक्ट में आने के बाद डेवलप होती है। वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती हैं, या तो वीकेंड पैथोजन से, जो पैथोजन्स वीक हो चुके हैं, या फिर डेड पैथोजन से, या फिर पैथोजन के इनएक्टिव या हार्मलेस पार्ट से भी ये तैयार की जाती हैं। मॉडर्न टेक्निक से जो बॉडी सेल को जर्म का हार्मलेस पार्ट बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट करती हैं, इन टेक्निक से भी वैक्सीन तैयार की जा सकती है। इम्यून सिस्टम की हार्मलेस पार्ट को, जो इम्यून सिस्टम है हार्मलेस पार्ट को पहचान लेता है और फ्यूचर में रियल डिसीज के लड़ने के लिए तैयार रहता है। उदाहरण के लिए टिटेनस वैक्सीन, जो अक्सर इंजरी के बाद लगाया जाता है, किसी चोट के लगने के बाद लगाया जाता है। टिटेनस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। इसमें बैक्टीरियल टॉक्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है, जो कि एक्टिव नहीं होता है, जो डिसीज कॉज किए बिना ही इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है। अब बात करते हैं, एक और साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट, यानी एक डॉक्टर, साइंटिस्ट भी और डॉक्टर थे। अब स्मॉल पॉक्स जो है एक बहुत डेंजरस डिसीज़ थी, जो बॉडी पर ब्लिस्टर्स यानी छाले बना देती थी और मिलियंस लोगों की डेथ का कारण बनी थी। लाखों लोग इसकी वजह से मारे गए थे। काव पॉक्स नाम की एक माइल्ड डिसीज जो गाय यानी काव में पाई जाती थी, ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकती थी। 18th सेंचुरी के एंड में इंग्लिश डॉक्टर
एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो चुका था उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। इस ऑब्जर्वेशन ने दुनिया के पहले वैक्सीन की डिस्कवरी का रास्ता खोल दिया और लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचने में मदद की। हमारी साइंटिफिक हेरिटेज। मॉडर्न वैक्सीन के आने से बहुत पहले इंडिया में स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए एक ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किया जाता था जिसे वेरियोलेशन कहा जाता था। वेरियोलेशन एक पुरानी टेक्निक थी जिससे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से बचने की कोशिश की जाती थी। इसमें स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के घाव से थोड़ा सा इन्फेक्टेड मटेरियल लेकर हेल्थी पर्सन की स्किन में डाल दिया जाता था। इससे हेल्थी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स का हल्का इन्फेक्शन हो जाता था और ठीक होने के बाद उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। लेकिन वेरियोलेशन पूरी तरह सेफ नहीं थी क्योंकि कुछ लोगों में डिसीज गंभीर भी हो सकती थी और इन्फेक्शन दूसरों तक भी फैल सकता था। बाद में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की टेक्निक की खोज की जो वेरियोलेशन से ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावित थे। जो लोग ये काम करते थे उन्हें टीकेदार कहा जाता था। एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जिन मिल्कमेड को काउपॉक्स की बीमारी हो चुकी थी उन्हें स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती थी। उन्होंने सोचा कि शायद दोनों वायरस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। काउपॉक्स ब्लिस्टर्स के पश्मे यानी छाले घाव के पश्मे मवाद में ऐसा मटेरियल होता था जो लोगों को स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट कर सकता था। जेनर ने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक लड़के को काउपॉक्स का मटेरियल दिया। बाद में जब उस लड़के को स्मॉल पॉक्स के कांटेक्ट में लाया गया तो वो बीमार नहीं हुआ। एडवर्ड जेनर ने पाया कि जिन लोगों को काउपॉक्स मटेरियल दिया गया था वे स्मॉल पॉक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो गए थे। बाद में दुनिया भर में मास वैक्सीनेशन कैंपेन चलाए गए और अंत में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया यानी उसको ख़त्म कर दिया गया। वैक्सीन इन्फेंट यानी शिशु अवस्था से लेकर एल्डरली लोगों तक सभी एज ग्रुप को सीरियस डिसीज से बचने के सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक है। वैक्सीन कई इन्फेक्टियस डिसीज को रोकने में इसका यूज करते हैं, इन्फेक्शन के फैलने को कम करते हैं और हर साल मिलियन लोगों की जान बचाती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन प्रिवेंटिव होती हैं ना कि क्यूरेटिव, यानी वो बीमारी को रोकती हैं, उसका इलाज नहीं करती हैं। ये डिसीज होने से पहले प्रोटेक्शन देती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है तो वैक्सीन उस डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं करता। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर डाउट या फियर रखते हैं, डरे हुए होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स वैक्सीन को बहुत ही केयरफुली टेस्ट करते हैं ताकि उनकी सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस इंश्योर की जा सके, यानी लोगों को उनका फ़ायदा पहुंचाया जा सके। वैक्सीनेशन सिर्फ तुम्हारी ही प्रोटेक्शन नहीं करती बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सेफ रखती है। इंडिया का वैक्सीन प्रोडक्शन में क्या योगदान है? इंडिया दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर में से एक है। ये बहुत बड़े स्केल पर वैक्सीन बनाता है और उन्हें दुनिया के कई देशों को सप्लाई करता है। कोविड-19 पेंडेमिक बीमारी के दौरान, पेंडेमिक वर्ड यूज होता है जब बीमारी बहुत बड़े क्षेत्र में होती है, उसके दौरान इंडियन वैक्सीन कंपनी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था और आज भी ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर मेक इन इंडिया वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड एक लोगो दिखाया गया है जिसमें 200 करोड़ वैक्सीनेशंस मेंशन किया गया है। इंडिया इज़ वन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स और इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, और बहुत से देशों को सप्लाई करता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि पिक्चर के माध्यम से इंडिया ने किस किस देश में वैक्सीन की सप्लाई कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान की थी। अब है एक महाराज किशन भान। महाराज किशन भान एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन डॉक्टर और साइंटिस्ट थे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने इंडिया में साइंस और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। उन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जो बच्चों को डायरिया से बचाता है। उनका मानना था कि साइंटिफिक रिसर्च का यूज करके एफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सकती है।
उन्होंने इंडिया के हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्टियस डिसीज से हमें बचाने में फेल हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ सकता है। डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक नाम की मेडिसिन दे सकते हैं जो डिसीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल के उन पार्ट्स को टारगेट करती हैं जो ह्यूमन या एनिमल सेल से अलग होते हैं। एंटीबायोटिक इनके अगेंस्ट काम नहीं करती, जैसे वायरस, प्रोटोजोआ या वायरल डिसीज। इनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। पेनिसिलिन को 1928 में लंदन के एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। ये जो पिक्चर है फ्लेमिंग की है। जब वो हार्मफुल बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक डिस्कार्डेड पेट्री डिश पर उगने वाली मुल्ड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी। यानी उन्होंने जो एक डिस्कार्डेड पेट्री डिश थी उस पर एक मुल्ड जो है वो उगी हुई थी और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी। उन्होंने समझा कि मुल्ड कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रही है जो बैक्टीरिया को मार रही है। इस अचानक हुई डिस्कवरी ने पेनिसिलिन की खोज का रास्ता खोला जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाने वाली दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनी। एंटीबायोटिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है और एंटीबायोटिक ने अपनी डिस्कवरी के बाद से ही लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट करती है। लेकिन एंटीबायोटिक का अधिक लिमिट से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर रहा है। आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या चीज़? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया जो पहले किसी एंटीबायोटिक से मर जाता था अब उस एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट के बाद भी वह मरता नहीं है और सरवाइव करता रहता है और मल्टीप्लाई भी करता रहता है, अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। इसके कारण कॉमन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है और डिसीज ज़्यादा समय तक चल सकती है। सीरियस इलनेस और डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। यहाँ पर इस पिक्चर में कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे फैलता है ये एक्सप्लेन किया गया है। ये पिक्चर दिखाती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ एक आदमी तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि पूरी कम्युनिटी में फैल सकती है। जब एंटीबायोटिक का गलत यूज किया जाता है या उनका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया जाता तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से वो फैलते हैं। जब लोग या एनिमल एंटीबायोटिक को बिना ज़रूरत के लेते हैं या फिर प्रिस्क्राइब्ड डोज पूरी नहीं करते तो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। ये बचे हुए बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाते हैं। एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज कैटल्स, पिग्स और पोल्ट्री में भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप कर सकता है। ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एनिमल की बॉडी में बढ़ने लगते हैं। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिल्क, बटर, एग, मीट या दूसरे एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू आदमी तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोसेस को एक्सपोजर थ्रू एनिमल फूड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। एक्सपोजर यानी जब बैक्टीरिया मिल्क, बटर, एग, मीट या दूसरे एनिमल प्रोडक्ट के द्वारा आदमी तक पहुंच जाता है तो इसे एक्सपोजर थ्रू एनिमल फूड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। एनिमल्स के मैन्योर यानी गोबर और फीसिस में मौजूद रेजिस्टेंट बैक्टीरिया खेतों की मिट्टी में पहुंच जाते हैं। ये बैक्टीरिया फसल और सब्जी तक पहुंच सकते हैं। जब लोग इन फसलों को खाते हैं यानी कंज्यूम करते हैं तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एंटर कर जाते हैं। जब ह्यूमन एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया ट्रीटमेंट के बाद भी सरवाइव करते रहते हैं। यदि कोई पेशेंट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट तक डायरेक्टली सेपरेट
ये उस मरीज से हो सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स के थ्रू भी इनडायरेक्टली ये फैल सकते हैं और डर्टी सरफेस के थ्रू भी ये फैल सकते हैं। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद मरीज अपने घर लौट जाते हैं। यदि उनके पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं तो ये बैक्टीरिया फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी के द्वारा दूसरे लोगों तक भी फैल सकते हैं। इस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का साइकिल लगातार चलता रहता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जा सकता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का रेस्पॉन्सिबल यूज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट कैसे बन जाते हैं। ये पिक्चर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रोसेस को समझाती है और बताती है कि एंटीबायोटिक्स का गलत या ज़्यादा यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना मुश्किल बना सकता है। किसी भी बैक्टीरिया के ग्रुप में कुछ बैक्टीरिया नेचुरली एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के यूज के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक लेता है तो ज़्यादातर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बच जाते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक उन पर असर नहीं करती है। सेंसिटिव बैक्टीरिया के मरने के बाद रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो और रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। धीरे धीरे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और वही डोमिनेंट हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। कुछ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अपनी रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे और ज़्यादा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन जाते हैं और इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। नीचे दी गई पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ना बढ़े। पहली पिक्चर में एक व्यक्ति अपनी माँ के लिए एंटीबायोटिक मांगता है। फार्मासिस्ट यानी जो मेडिकल वाला है उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाने के लिए कहता है। इससे मैसेज मिलता है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस या प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। दूसरी पिक्चर में पूछा जा रहा है कि क्या कैटल्स को एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। जवाब मिलता है कि एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज नहीं किया जा रहा है। एनिमल्स में बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। तीसरी पिक्चर में लोगों को समझाया जा रहा है कि कैटल को बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। इससे हमें मैसेज मिलता है कि एनिमल्स में एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ पर जो सवाल इम्पोर्टेंट उठते हैं, एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताई गई करेक्ट डोज ही लेनी चाहिए। पूरा ट्रीटमेंट या कोर्स कंप्लीट करना चाहिए ताकि वो सारे बैक्टीरिया मर जाएं या ख़त्म हो जाएं। बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रिकॉशंस जो हैं बताए गए हैं। एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोक सकता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए मेडिसिन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ये क्या है? इंडिया में आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कई सालों से कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये सिस्टम नेचुरल सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे हर्ब्स का, ऑयल्स का, मिनरल्स का। इनका फोकस हेल्थी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और ओवरऑल वेलबींग्स पर होता है। ये सिस्टम कुछ कंडीशन में हेल्पफुल हो सकते हैं और डेली हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हर डिसीज में हर स्टेज पर इक्वली इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? इनका ट्रीटमेंट फोकस करता है सिम्टम्स को मैनेज करने में और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंशन करने में। और कुछ कॉमन अप्रोच जो ये ट्रीटमेंट
में जो होती हैं, मेडिकेशन के द्वारा, दवाइयों को टाइम पर लेकर के, लाइफस्टाइल में थोड़ी मॉडिफिकेशन करके, और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के द्वारा। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है किसी आदमी को इलनेस या इंजरी या एडिक्शन या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बाद फिर से नॉर्मल लाइफ जीने और आसानी से अपनी हेल्थ, एबिलिटी या स्किल्स वापस में लाने में हेल्प करना, ये रिहेबिलिटेशन कहलाता है। डिसीज़ का अर्ली डायग्नोसिस और कंटिन्यूस मेडिकल केयर भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बीमारी को प्रोग्रेशन बढ़ने से और कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, ताकि वो उसमें हेल्प कर सकें। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।